नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सेंटर फॉर एम्बिशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इतिहास की एक रणनीति पर बात की थी प्रीलिम्स 2026 के लिए कि क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए। आज हम लोग उसी क्रम में मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत, क्योंकि हम लोगों ने बात की थी कि मॉडर्न हिस्ट्री से प्रश्न ज़्यादा आते हैं, तो उसी मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत उसकी एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। हम लोग शुरुआत से ही एक एक चैप्टर पर बात करेंगे जो क्वेश्चन को हल करने में सहायता करेगा। हम लोग यूरोपीय कंपनियों की बात करेंगे, तो उसी क्रम में सबसे पहले, क्योंकि आधुनिक भारत की शुरुआत की जो बात होगी उसमें यूरोपीय कंपनियों का आगमन और उन कंपनियों के बीच आपसी प्रतिस्पर्धा और उसका जो परिणाम, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक सवाल ये है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन जब हम कहते हैं तो मामला ये है कि क्या भारत में इन यूरोपीय कंपनियों के आने से पहले कोई और व्यापार या कोई और यूरोपियों का भारत के साथ कोई संबंध नहीं था? ऐसा नहीं है, क्योंकि भारत का व्यापार मौर्य काल से ही यूरोप के साथ और अन्य देशों के साथ था। तो फिर इस समय हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन की बात क्यों करते हैं? इसका मतलब यह था कि भारत का व्यापार पहले भी था, लेकिन इस दौरान बीच में कुछ ऐसी घटना घटी जिस वजह से भारत और यूरोप का व्यापार कुछ समय के लिए ब्रेक हो गया। लेकिन उसके बाद फिर दोबारा यूरोप के लोगों ने भारत को अपने साथ जोड़ने की कोशिश की और इस व्यापार को दोबारा शुरू किया गया। तो उसी कारण से कहा जा रहा है कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब बीच में जो घटना घटी कि भारत का और यूरोप का व्यापार जो बीच में टूट गया या संबंध नहीं रहा, उसका कारण क्या था, या यूरोपीय कंपनियां इस समय भारत में क्यों आ रही हैं, है ना, इनके आगमन का कारण क्या है। तो उसको थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाने की जरूरत है कि जब हम यूरोपीय कंपनियों की बात करते हैं तो आप देखिएगा ये जो अरब प्रायद्वीप है, इस अरब प्रायद्वीप में इस्लाम का उदय हुआ। अगर आप इससे पहले की बात करेंगे तो भारत का जो व्यापार है ये अरब सागर से होते हुए, और ये जो एरिया, ये रूट है, इस तरीके से लाल सागर, भूमध्य सागर होते हुए यूरोप के साथ व्यापार होता था। लेकिन इस्लाम के उदय के बाद जब इस्लाम का प्रसार हुआ इस वाले एरिया से, तो फिर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसके माध्यम से ये जो अरब सागर वाला जो क्षेत्र है, जहां से भारत की तरफ आने का जो रास्ता हुआ करता था, उसको ब्लॉक कर दिया गया, बंद कर दिया गया। जब ये रास्ता बंद हो गया और हमने कहा कि यूरोप से आने जाने के लिए यही एकमात्र ऐसा रास्ता था, स्थल मार्ग भी था, इसको रेशम मार्ग कहा जाता था, लेकिन वो थोड़ा सा बहुत लंबा हुआ करता था, ये आसान था, समुद्री रास्ता था, इसीलिए इससे व्यापार ज्यादा होता था। 1453 में इन अरबों के द्वारा, जिनको हम अरब कह रहे हैं, इसी क्षेत्र के लोग इस्लामिक लोग हैं, इन्होंने कुस्तुनतुनिया तुर्की का क्षेत्र है, ऑटोमन साम्राज्य की उस समय राजधानी हुआ करती थी, तो उस पर कब्जा कर लिया जाता है 1453 में। 1453 में जब उस पर कब्जा कर लिया गया तो इन अरबों के द्वारा इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया गया, और इस रास्ते से होने वाला जो व्यापार होता था उस व्यापार का ज्यादा से ज्यादा लाभ लेने की बात कही। अर्थात वो लोग खुद अब यहां से व्यापार करते थे भारत से, और इसी रूट से होकर के यहां पहुंचाते थे, और यूरोप के लोगों को बहुत महंगे पैसे पर, महंगी अधिकतम पैसों पर उस वस्तुओं को बेचा जाता था। और हम आप देख रहे हैं कि यूरोप का जो क्षेत्र एक ठंडा प्रदेश है, यहाँ के लोगों के लिए मसालों की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि वो मीट का सेवन करते थे और बिना मसालों के मीट स्वादिष्ट नहीं बनता। मसाला जो है मीट के लिए फ्रिज का काम भी करता था, क्योंकि उसको लपेट के रखा जाता था, लंबे समय तक सुरक्षित रहता था। तो यूरोप के लोग जो हैं बिना मसाले के रह नहीं सकते थे, उनको भारत का मसाला चाहिए जो सदियों से वो प्राप्त कर रहे थे। इसी दिशा में इन अरब व्यापारियों से उन्होंने मसाला खरीदा कुछ समय तक, लेकिन बहुत महंगा था। तो अब यूरोप के लोगों की मजबूरी हो गई कि भारत का कोई नया रास्ता खोजा जाए। क्लियर है? तो इसी क्रम में पुर्तगाल का एक शासक है, आप देखेंगे ये आपको पुर्तगाल है ना, इसमें आपको इस पर दिख नहीं रहा है, लेकिन इस जगह पर पुर्तगाल है।
पुर्तगाल का में एक शासक है द हेनरी, हेनरी नेविगेटर के नाम से जानते हैं। उसने पहली बार भौगोलिक खोजों को बढ़ावा दिया और उसी क्रम में एक वार्थोलोम्यो डियाज को भारत की रास्ते की खोज करने के लिए भेजा गया, लेकिन वो यहाँ से पुर्तगाल से निकलता हुआ और इस तरीके से इस रूट को फॉलो करते हुए यहाँ तक आ गया। केप ऑफ गुड होप जिसको कहा जाता है, आशा अंतरिक्ष द्वीप, ये अफ्रीका के साउथ में एक जगह है जो वार्थोलोम्यो डियाज ने नाम दिया था। लेकिन वो यहाँ से जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाया, तो फिर जो है उसको कई समय बाद वापस हो जाता है। जब वार्थोलोम्यो डियाज इधर आया था, उसी क्रम में आपके पुर्तगाल के बगल में ही एक क्षेत्र है स्पेन, तो स्पेन की जो शासक थे उन्होंने भी एक व्यक्ति को भेजा, क्योंकि मसालों की जरूरत उनको भी थी। तो स्पेन के शासक ने भेजा कोलंबस को। कोलंबस गलती से इस रास्ते को फॉलो करते हुए इधर ना जाकर के इधर की ओर चला गया। तो 1492 में कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज कर ली जाती है। अब समझिएगा, 1492 से पहले अगर हम पूरे विश्व की कल्पना करते हैं तो वो पूरा विश्व ये हुआ करता था, ठीक। लेकिन 1492 के बाद अमेरिका की खोज हो जाती है। कोलंबस ने कुछ समय इसी को अमेरिका कहा, लेकिन बाद में पता चला, वो भारत कहा सॉरी, लेकिन वो बाद में पता चला कि ये भारत ने अमेरिका है। आज भी अमेरिका में एक जनजाति पाई जाती है जिसको रेड इंडियन के नाम से जानते हैं, कोलंबस के द्वारा दिया गया नाम है, ठीक। तो पुर्तगाल के शासक द हेनरी ने फिर दोबारा कोशिश की। इस बार वास्को डिगामा को 1498 में भारत की तरफ भेजने का प्रयास किया गया। वास्को डिगामा फिर इसी रूट को फॉलो करता हुआ यहाँ पहुंचता है केप ऑफ गुड होप, और क्योंकि आगे जाने का रास्ता नहीं था तो वो वेट कर रहा था। लेकिन संयोग से वास्को डिगामा की मुलाकात एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मनिक या अब्दुल मजिद से होती है, और उसी की सहायता से वास्को डिगामा भारत की तरफ पहुंचता है। भारत में कालीकट बंदरगाह, और कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है। तो ये सवाल कभी कभार आपसे पूछ लिया जाता है कि वास्को डिगामा किसकी सहायता से भारत पहुंचा था, तो ध्यान रखिएगा, गुजराती व्यापारी अब्दुल मनिक, इसकी सहायता से वो भारत पहुंचता है। केरल का शासक है जुमोरिन। इस जुमोरिन ने वास्को डिगामा का स्वागत किया और उसको व्यापार करने की अनुमति दी, उसको सामान या वस्तुएं उपलब्ध करवाई। जब वास्को डिगामा वापस पहुंचता है पुर्तगाल, तो वास्को डिगामा को उस व्यापार का सारा खर्चा निकाल करके लगभग 60 गुना लाभ होता है। इसी प्रक्रिया में पुर्तगाली कंपनी एस्तादो द इंडिया का गठन किया जाता है और वो भारत की तरफ व्यापार करने के लिए आती है। एक बात यूज की जाती है, यह इतिहास लेखन में इस तरह की गलती हुई कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की। भारत की खोज की इसका मतलब यह है कि भारत पहले था नहीं क्या, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक जैसे शासकों की बात की जाती है। अगर ये सेंटेंस सही हो जाता है कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की, तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, अशोक का या उनका। तो ये थोड़ा सा गलत है। वास्को डिगामा ने भारत जाने के लिए एक नए रास्ते की खोज की। जो पहले ये रास्ता हुआ करता था अरब सागर से भूमध्य लाल सागर इस तरीके से, लेकिन अब इन्होंने वास्को डिगामा ने ये वाला रूट अफ्रीका के पश्चिमी तट के सहारे होते हुए और इस तरीके से भारत तरफ जाने का या भारत की तरफ आने का नया रास्ता खोजा। तो ये वास्को डिगामा के बारे में बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिर उसके बाद पुर्तगाल के बाद फिर और दूसरे यूरोपीय व्यापारी भारत की तरफ आने लगे और यहाँ से धीरे धीरे भारत का व्यापार शुरुआत होता है। तो भारत आने का जो कारण था वो वही है कि यूरोप के लोग जो हैं सदियों से भारत का मसाला प्राप्त करते रहे थे, बीच में थोड़ा रास्ता ब्लॉक हुआ तो उन्होंने एक नए रास्ते की खोज कर ली। अच्छा, भौगोलिक खोजों की बात जब हो रही है तो यूरोप में इस समय पुनर्जागरण का मामला चल रहा था, धर्म सुधार की बातें चल रही थी, तो वो भौगोलिक खोजों को बढ़ावा देने की बात हो रही थी। इस वजह से यूरोप के व्यापारी इधर की ओर आते हैं। चलिए, तो आपके अब जो काम की बात है आगे कि भारत में यूरोपीय कंपनियों में कौन कौन आया। अगर आपको जैसे कुछ ध्यान रखना है वास्को डिगामा के बारे में, दो बातें आप ध्यान रख सकते हैं। वास्को डिगामा तो 1498 में भारत पहुंचा, है ना, और भारत में कहां पहुंचा, कालीकट। कालीकट उस समय बंदरगाह हुआ करता था, पोर्ट हुआ करता था, और इसी कालीकट में जुमोरिन नाम के व्यक्ति ने, जुमोरिन नाम के शासक ने
वास्को ड गामा का स्वागत किया। वास्को ड गामा जब वापस पहुंचा तो हमने आपको बताया था कि लगभग 60 गुना लाभ हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक, वास्को ड गामा 1502 ईडी में पुनः भारत आया है, ध्यान रखेंगे, पुनः भारत आया। और दूसरी एक बात यह है कि वास्को ड गामा की डेथ भी भारत में हुई थी, है ना। 1524 के आसपास का मामला है। वास्को ड गामा तीसरी बार भारत में आया था और उस समय उसकी डेथ भारत के कोचीन में हुई थी और बाद में कहा जाता है कि गोवा में उसको दफनाया गया। तो इतना ध्यान रख लें, वास्को ड गामा की जो है मृत्यु भारत में हुई थी। ठीक, तो वास्को ड गामा के बारे में थोड़ी सी इतनी बात ध्यान रख लेंगे। 1498 में भारत की तरफ आने का नया रास्ता खोजा, कालीकट बंदरगाह पहुंचा, जोमोरिन नाम के व्यक्ति ने उसका स्वागत किया और जब वापस गया तो 60 गुना उसको लाभ हुआ। 1502 में पुनः भारत आया और भारत में कोच्चि में उसकी मृत्यु होती है। और वास्को ड गामा के बाद फिर जो है एस्तादो द इंडिया पुर्तगाली की कंपनी है जिसका गठन होता है फिर, और कई सारे लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते हैं। तो ये तो भारत की जानकारी की बात हो गई कि यूरोप के लोगों को एक नया रास्ता पता चल गया जिसके माध्यम से वो व्यापार करेंगे। अब यह है कि भारत में यूरोपीय कंपनियां, पुर्तगाल के आने के बाद कई सारे लोग भारत की तरफ आए। तो कभी कभार आपसे कई बार ऐसा सवाल यूपी कमीशन के द्वारा पूछा गया है कि यूरोपीय कंपनियों के आने का क्रम क्या है। तो इसी बात को ध्यान रखिएगा कि भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं उनके आने का जो सीक्वेंस है इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले पुर्तगाली, है ना, पुर्तगाली, उसके बाद डच, उसके बाद ब्रिटिश अर्थात अंग्रेज, उसके बाद डेनिश और फ्रांसीसी। इस तरीके से पुर्तगालियों के आने का एक सीक्वेंस है, ध्यान रखेंगे। पुर्तगाली 1498 भारत आए हैं और डच जो हैं 1602 के समथिंग भारत आ गए हैं। ब्रिटिश 1608 में भारत आए हैं और जो आपके डेनिश हैं 1616 में भारत आए हैं, 1616 में, और फ्रांसीसी 1664 में भारत आते हैं। ठीक, डच 1498 में और डच जो हैं आपके 1602 में, बहुत बाद में आए हैं, और ब्रिटिश जो हैं 1608 में। इस तरीके से इनके भारत में आने का क्रम है। अच्छा, ध्यान ये रखिएगा, ये हम लोग यूरोपीय कंपनियों आने का क्रम बात कर रहे हैं कि पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। लेकिन अगर बात हो कंपनी के गठन की, क्योंकि ये सारे लोग जब आ रहे हैं तो एक ने किसी न किसी की कंपनी बन रही है, तो वो कंपनी के गठन का सीक्वेंस अलग है थोड़ा सा। उसमें इतना मामला है कि डच से ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटिशों की कंपनी पहले गठित हो जाती है, डचों की कंपनी बाद में गठित हो रही है। लेकिन अगर भारत के आने की बात हो तो डच पहले भारत आ रहे हैं, कंपनी बाद में आ रही है। अभी हम आगे बात करेंगे उसकी, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक, हाँ, मैंने ये नीचे डेट लिखी भी है। तो इस तरीके से आगे जब इनके कंपनियों की बात होती है कि जो सवाल अक्सर पूछे जाते हैं कि एक तो इस तरीके से पुर्तगाली, डच, वास्को ड गामा। अब जो इनके कंपनी के नाम है, ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली कंपनी का नाम एस्तादो द इंडिया, एस्तादो द इंडिया, ये ध्यान रखिएगा। आपसे कभी कभार मैचिंग के लिए करवाएंगे किस कंपनी का क्या नाम है। पुर्तगाली कंपनी का नाम था एस्तादो द इंडिया, जिसका गठन हुआ था 1498 ईडी में। डच कंपनी का नाम है वेरिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी, वेरिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी, जो 1602 में बनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से ध्यान रखेंगे। और डच, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और फ्रांसीसी कंपनी के नाम है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस तरीके से इन कंपनियों के नाम ध्यान रखिएगा कभी कभार सीक्वेंस में, खासकर ये दो नाम जो हैं वेरिंग दे ओस्ट इंडीज कंपनी, डचों का ध्यान रखिएगा। ये जो मैंने इधर की साइड में लिखा हुआ है कि कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि कंपनी का द्वारा बनाया गया पहला कारखाना कहाँ कहाँ पर था। हम लोग एक एक करके बात करेंगे, लेकिन यहाँ ये जो मैंने लिखा ना, ये पहला कारखाना लिखा हुआ है। तो पुर्तगालियों ने पहला कारखाना, ये कालीकट लिख दिया है थोड़ा सा, कोच्चि, जो हम लोग कह रहे थे कोच्चि, उसमें लगाया गया था। डचों का पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में और ब्रिटिश का सूरत में। डेनिशों का कारखाना जो था आपका ट्रेंकोवार, ये तमिलनाडु में पड़ता है, तो इसको ध्यान रखेंगे, ट्रेंकोवार इनका पहला कारखाना था। और फ्रांसीसियों का सूरत में था।
तो सूरत में दो लोगों के पहले कारखाने हैं, एक ईस्ट इंडिया कंपनी का, दूसरा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का। इस तरीके ध्यान रखिएगा। तो मैंने पहले कारखाने कभी कभार पूछ ले जाते हैं कि कौन कहां पर स्थापित किया गया था, ध्यान रखेंगे। आगे जब हम बात कर रहे हैं कि यूरोपीय कंपनी भारत आई, तो थोड़ा सा पुर्तगालियों के बारे में कुछ बातें समझ लेते हैं। पुर्तगाल, जब हम पुर्तगालियों की बात कर रहे हैं तो हमने कहा कि वास्को डी गामा, और उसके बाद कई सारे लोग आए, एस्तादो द इंडिया कंपनी बनी 1498 में भारत तरफ आ रहे हैं। तो कुछ गवर्नरों के नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। पुर्तगालियों में आपको 3 गवर्नरों के नाम ध्यान रखने हैं। एक फ्रांसिस्को अल्मीडा, और एक नाम है अल्बुकर्क, और एक नाम है नीनू दा कुन्हा, जब हम नीनू दा कुन्हा, तो ये थोड़े से 3 पुर्तगालियों के नाम ध्यान रख लेंगे। फ्रांसिस डी अल्मीडा, अल्बुकर्क, नीनू दा कुन्हा। ये पहला गवर्नर है पुर्तगालियों का, अल्बुकर्क दूसरा गवर्नर है, और वो एक तीसरा, और भी बीच में आए, लेकिन हमें 3 ध्यान रखने हैं। इन पुर्तगाली गवर्नरों की कुछ विशेषताएं रही हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जैसे अल्मीडा के बारे में ध्यान रखना, ये जब भारत आया था तो इसका अरबों के साथ संघर्ष हुआ था। अरबों के साथ, अरबों वही अरब जिन्होंने रास्ता को ब्लॉक कर रखा था, रोक रखा था, अरब के व्यापारी। तो इसका अरब या अरबों के साथ संघर्ष हुआ। संघर्ष में इसके 2 युद्ध हैं, दीव का युद्ध और दमन का युद्ध। इस तरीके से अगर कभी कभार आ जाए तो ध्यान रखेंगे, एक दीव का युद्ध और दमन का युद्ध। इस तरीके से ये दमन द्वीप वाले एरिया में युद्ध हुए, तो इसलिए दीव का युद्ध, दमन का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अल्मीडा का अरब व्यापारियों के साथ में संघर्ष हुआ। अल्मीडा इनमें अरबों को पराजित किया, तो ध्यान रखेंगे अरबों को पराजित किया। और उसके बाद एक जो महत्वपूर्ण बात आपको ध्यान रखनी है अल्मीडा के बारे में, कि इसने अरब सागर पर नियंत्रण करने के लिए एक पॉलिसी लागू की थी जो बहुत पूछी जाएगी, ब्लू वाटर पॉलिसी। ये ब्लू वाटर पॉलिसी जो है, इसको नीले जल की नीति भी कहा जाता है हिंदी में, इंग्लिश में ब्लू वाटर पॉलिसी। तो ये अरब सागर पर नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया थी, जिसमें कहा गया था कि अगर एक कार्टेज व्यवस्था का भी उल्लेख होता है, जो टैक्स प्राप्त करने की प्रक्रिया थी, कि जब अल्मीडा ने अरब सागर पर नियंत्रण कर लिया तो कहा गया कि भारत से या यूरोप से कोई भी व्यापारी व्यापार करने के लिए आएगा तो वो हमको टैक्स प्राप्त देगा, है ना। टैक्स की बात कर दी थी, टैक्स वसूलने की बात होती। तो आप इतना ध्यान रखिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी, अरब सागर पर नियंत्रण करने की एक प्रक्रिया, जिसके माध्यम से व्यापार आवागमन होगा तो टैक्स प्राप्त किया जाएगा। किसने शुरू किया था? अल्मीडा ने। ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखिएगा। और जब बात हम अल्बुकर्क की कर रहे हैं तो अल्बुकर्क के बारे में 2-3 बातें ध्यान रखेंगे। इसे पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है, भारत में वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ध्यान रखने, रियल फाउंडर, वास्तविक संस्थापक, पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक कहने का मतलब था कि इसने पुर्तगालियों के परिप्रेक्ष्य में कुछ कार्य किए भारत में। जैसे इसने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा को जीत लिया था, या गोवा प्राप्त कर लिया था। ध्यान रखिएगा, बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा प्राप्त कर लिया था। तो पुर्तगालियों का पहला क्षेत्र है जिस तरीके से प्राप्त हो रहा है, गोवा। तो ध्यान रखिएगा, अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक आदिल शाह से गोवा प्राप्त कर लिया था। उसके बाद जो है, अल्बुकर्क ने ईसाई परंपरा को बढ़ाने के लिए भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति अपनाई थी। क्योंकि यूरोपीय कंपनियां भारत आ रही थी तो इनके 2 उद्देश्य थे। एक उद्देश्य स्पष्ट था कि व्यापार करना है, दूसरा छुपा हुआ उद्देश्य था कि ईसाई धर्म का प्रसार भी करना है। तो उसी प्रक्रिया में इसने भारतीय महिलाओं से विवाह
विवाह करने की नीति लागू की थी कि अपने ही लोगों के साथ में भारतीय महिलाओं को विवाह करेंगे तो वो महिलाएं भी ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, उसके बाद जो होने वाले बच्चे होंगे वो भी ईसाई धर्म में हो जाएंगे। तो इस ईसाई धर्म का प्रसार करने का एक नया तरीका डेवलपमेंट किया, तो भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति। एक छोटी सी बात और ध्यान रख लेंगे, अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा पर भी रोक लगाने की कोशिश की थी, गोवा में सीमित मात्रा में, ये भी ध्यान रख लेंगे। तो अल्बुकर्क के बारे में आपको 2-3 बातें ध्यान रखनी है कि ये पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक कहलाता है। बीजापुर के शासक से आदिल शाह से इसने गोवा प्राप्त कर लिया था और भारतीय महिलाओं से विवाह करने की नीति लागू की थी। अगली बात, नीनू द कून्हा के बारे में आप केवल एक बात ध्यान रखिएगा कि इसने जो है गोवा को राजधानी बनाया था, गोवा को कैपिटल बनाया था, राजधानी बनाया था। तो आपसे 2 बातें हैं अलग अलग, गोवा को जीता किसने, अल्बुकर्क ने, और गोवा को राजधानी किसने बनाया, आपके नीनू द कून्हा ने। तो ये कुछ बातें पुर्तगालियों के बारे में, जो इतनी बातें ध्यान रखेंगे एग्जाम में यही पूछी जाती हैं। थोड़ा सा और एक बात ध्यान रख लेंगे इनके बारे में, पुर्तगालियों का योगदान क्या रहा भारत में। तो 2-1 बात है, जैसे या पुर्तगाली भारत में क्या क्या लेकर के आए, तो ध्यान रखेंगे कुछ फसलें हैं, जैसे आलू पुर्तगाली लेकर के आए हैं, है ना, आपकी तंबाकू पुर्तगाली लेकर के आए हैं, है ना, पपीता पुर्तगाली लेकर के आए हैं, प्रिंटिंग प्रेस ये भी पुर्तगाली लेकर के आए हैं। पुर्तगालियों ने पहली जो प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में लगाई थी और वहीं से इस तरह की चीजें या प्रेस को छपने का काम शुरू किया था। कृषि के मामले में जो हम लोग फसल को काट करके तने को काट करके फसल लगाने की जो प्रक्रिया होती है, जैसे गुलाब का तना काट करके लगाया जाता है, वो भी प्रक्रिया पुर्तगालियों द्वारा शुरू की गई थी। तो पुर्तगालियों का भारत में क्या योगदान रहा, तो कुछ फसलें लेकर के आए पुर्तगाली, और आपका प्रेस ये भी लेकर के आए। ये बातें हमें पुर्तगालियों के बारे में थोड़ी सी ध्यान रखनी थी, जो आपसे कभी एक बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। आगे हमें बात करनी है, हमने ये बता दिया था कि पुर्तगालियों का पहला जो कारखाना कहां पर लगा था, कोचीन में। दूसरा कारखाना पुर्तगालियों का कन्नूर में लगा था, ये भी ध्यान रखिएगा कि पुर्तगालियों का दूसरा कारखाना कन्नूर में लगा था। आगे चल के पुर्तगालियों का ब्रिटिश के साथ बहुत विवाद होता है, और क्योंकि ब्रिटिश का प्रतिस्पर्धा हो रही थी, एक दूसरे से संघर्ष था संसाधनों को लेकर के, तो पुर्तगालियों का अंग्रेजों के साथ एक एग्रीमेंट हुआ था बम्बई को लेकर के। पुर्तगाली और अंग्रेजों के साथ में वैवाहिक संबंध हुए, तो है ना, ब्रिटेन के राजा थे उनके साथ, और ब्रिटिश राजकुमारी कैथरीन के साथ वैवाहिक संबंध हुए, तो पुर्तगालियों ने बम्बई ब्रिटिश को दहेज में दे दिया था। इसके बाद पुर्तगाली और अंग्रेजों के बीच में जो है संघर्ष समाप्त हो गए थे। अब मामला है डचों का। तो डचों के बारे में ध्यान रखना है कि डच वेरेंगे ओस्ट इंडीज कंपनी, डच की कंपनी का नाम था। इन्होंने 1602 में भारत आए थे, और इनका जो पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में लगा था। और कहां पर कारखाने थे इनके मसूलीपट्टनम के अलावा, तो ध्यान रखेंगे डचों ने सूरत में भी कारखाना लगाया था, आगरा में भी इनका कारखाना था, अहमदाबाद में भी कारखाना था, अहमदाबाद, ठीक, और बंगाल के कई क्षेत्रों में इनके कारखाने थे। ये भी ध्यान रखेंगे डचों ने मसूलीपट्टनम के अलावा कहां कारखाना लगाया था। ठीक, डचों का मामला ज्यादा नहीं रहा। एक बात ध्यान रखेंगे, इन्होंने ये जो डच कंपनी थी, ये सहकारी कंपनी थी एक तरीके की, ये भी ध्यान रख लीजिए, एक सहकारी कंपनी। डचों की जो कंपनी थी एक सहकारी कंपनी थी, मतलब सहकारी का मतलब कई सारे लोगों के द्वारा मिलकर के बनाई गई थी। डचों ने भारत से वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा दिया। जिस तरीके से अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया था, उसी प्रक्रिया में डचों ने इंडोनेशिया पर कब्जा किया था। डचों का भारत के अलावा इंडोनेशिया से व्यापार था, इंडोनेशिया में इनका प्रभाव ज्यादा था, तो भारत से ये वस्त्र लेकर के जाते थे, भारत से इंडोनेशिया के बीच। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि वस्त्र निर्यात को किसने बढ़ावा दिया? वस्त्र निर्यात को तो ये डचों के द्वारा भारत से।
और ये वस्त्र इंडोनेशिया ले जाते थे, वहाँ से मसाला लेकर के आते थे जो अंग्रेजों को या दूसरी यूरोपीय कंपनियों को बेचते थे। तो इस तरीके का काम करते थे। डचों का मामला यह है कि इनका आगे अंग्रेजों के साथ संघर्ष हुआ और संघर्ष में डच जो है मुख्य रूप से पराजित हुए। या ध्यान रखने वाली बात है कि एक युद्ध है जो डचों के साथ अंग्रेजों को हुआ है, वेदरा का युद्ध, वेदरा का युद्ध, बैटल ऑफ वेदरा। ये युद्ध हो रहा है 1759 में, 1759 में। इस युद्ध में एक तरफ डच हैं, एक तरफ अंग्रेज हैं। डच पराजित होते हैं, अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। और इसी युद्ध में डच पूरी तरीके से पराजित होते हैं और भारत को जो है छोड़ करके आपका इंडोनेशिया की तरफ चले जाते हैं। तो डचों के बारे में केवल इतनी बातें हैं कि कहाँ का कारखाना था, एक सहकारी कंपनी थी, भारत के वस्त्रों को निर्यात को बढ़ावा दिया था। वेदरा का युद्ध कई बार पूछा गया, बैटल ऑफ वेदरा, वेदरा के युद्ध किस किस के बीच हुआ था, तो ध्यान रखिए 1759 में डच और अंग्रेजों के बीच में। डच पराजित हो रहे हैं, अंग्रेज विजयी हो जा रहे हैं। तो यूरोपीय ईस्ट इंडिया कंपनी का संघर्ष डचों के साथ, पुर्तगालियों के साथ भी हुआ था। हमने कहा कि बंबई को लेकर एग्रीमेंट हो गया था। दूसरा, डचों का भी मामला खत्म कर दिया। और आगे देखेंगे यूरोपीय कंपनी में अंग्रेज जो है धीरे धीरे भारत पर कब्जा करेंगे। उसके बाद जो आगे बात हो रही है डचों के बाद आगे अंग्रेजों की, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की बात होगी, तो अंग्रेज कई सारी यूरोपीय कंपनियां भारत आ रही थी। तो उसी क्रम में अंग्रेज के कुछ व्यापारी, ब्रिटेन के कुछ व्यापारी थे, 24 व्यापारियों की बात होती है। ये लोग ब्रिटेन की जो महारानी थी, उन महारानी के पास जाते हैं, उनसे एलिजाबेथ प्रथम कहा जाता है उनको, उनसे बातचीत होती है कि हमें अभी भारत की तरफ व्यापार करना है। तो 31 दिसंबर 1600 एडी को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। 31 दिसंबर 1600 एडी को ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है। और हम जानते हैं कि कंपनी जो है भारत में 1608 में भारत आ रही है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी गठन हुआ तो भारत में मुगल बादशाह अकबर है। ध्यान रखिएगा, भारत में मुगल बादशाह, मुगल शासक या मुगल बादशाह वो अकबर है। अकबर के द्वारा या अकबर के समय कंपनी गठन हो रहा है। ऐसा सवाल पूछा गया कई बार कि ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, कौन मुगल बादशाह था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आ रही है तो इस समय मुगल बादशाह जहांगीर है। ध्यान रखिएगा, जहांगीर है। इसी जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंस अनुमति मांगने के लिए जाते हैं। कैप्टन हॉकिंस ये कंपनी का हेड या प्रमुख कह सकते हैं इसको, कैप्टन हॉकिंस। जहांगीर से मुलाकात की और कहा कि हमें भारत में कारखाना कंपनी खोलने की अनुमति चाहिए। उसी प्रक्रिया में इन्होंने जहांगीर से जो है फारसी भाषा में बात की, उन्हीं की लैंग्वेज में। मुगलों की भाषा, जो राज की भाषा थी, फारसी। तो जहांगीर ने इनको इंग्लिश खां, इंग्लिश खां का टाइटल दिया था, ठीक। और 400 का मनसब भी दिया था, 400 का मनसब ये भी दिया था। और एक महिला से विवाह भी करवाया था, जरूरी नहीं, पूछा नहीं जाएगा। तो कैप्टन हॉकिंस के बारे में ध्यान रखेंगे, जहांगीर से परमिशन मांगी थी। जहांगीर ने परमिशन दे भी दी थी, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव में उनको खारिज कर दिया गया था। तो इसी प्रकार से अंग्रेजों ने पहला अस्थायी कारखाना ये मसूलीपट्टनम में लगाया था 1611 ईडी में, क्योंकि दक्षिण भारत में कोई केंद्र की शक्ति नहीं थी। अगर सवाल ऐसा पूछा जाता है कि अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री कौन सी थी, तो सूरत ही बताएंगे, है ना, क्योंकि वो एक स्थायी फैक्ट्री मुगल के परमिशन से लग रही है। लेकिन मसूलीपट्टनम एक अस्थायी फैक्ट्री थी, ठीक। 1611 में इन्होंने मसूलीपट्टनम में भी एक कारखाना लगाया था, लेकिन अस्थायी कारखाना है। और आगे चल करके 1613 या 14 में सूरत में स्थायी कारखाने की स्थापना हो रही है। ये स्थायी कारखाना, अगर पहला कारखाना पूछा जाए तो सूरत ही बताना है, अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम है, ठीक। उसके बाद अंग्रेजों ने जो है सूरत के बाद भी कई जगह पर, जैसे इन्होंने 1633 में उड़ीसा में कारखाना लगाया। ये
पूर्वी क्षेत्र में लगने वाला पहला कारखाना है, पूर्वी क्षेत्र में लगने वाला पहला कारखाना, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद 1651 में हुगली में, कलकत्ता, वहां कारखाना लगाया। उसके बाद इन्होंने 1698 में कलकत्ता के 3 गांव की जमींदारी प्राप्त की, इसमें कालीकता, गोविंदपुर और सूतानाती, ये 3 गांव की जमींदारी मात्र 1200 रुपए में अंग्रेजों ने प्राप्त की। और इन्हीं तीनों गांव को मिलाकर के कलकत्ता शहर की स्थापना की। इसी कलकत्ता में एक किले का निर्माण करवाया जा रहा है जिसको फोर्ट विलियम किला कहा जाता है। फोर्ट विलियम किला आज भी मौजूद है। क्लियर है? तो देखिए कंपनी का किस तरीके से विस्तार हो रहा है, पहले सूरत में, फिर उसके बाद उड़ीसा में, हुगली में 1698 में 3 गांव की जमींदारी मात्र 1200 रुपए में प्राप्त की और एक कलकत्ता शहर का निर्माण किया गया। ठीक, इसी परंपरा में आगे 1687 में इनका औरंगजेब से विवाद भी हुआ था, क्योंकि इन्होंने हुगली में टैक्स देने से मना कर दिया था। औरंगजेब ने इनको मार पीट के भारत से बाहर भी कर दिया था, लेकिन 1692 में इनको औरंगजेब और इनके बीच में संधि समझौता हो गया था। उसने इनको पुनः परमिशन दे दी व्यापार करने की, और इस तरह की छूट भी दी थी कुछ। तो आगे की प्रक्रिया फिर दोबारा शुरुआत होती है। इस तरीके से अंग्रेज भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में मजबूती प्रदान करें, क्योंकि पुर्तगालियों को उन्होंने हटा दिया है, डचों को पराजित कर दिया है। और डेनिश का थोड़ा मामला है नहीं है केवल, डेनिशों के बारे में अंग्रेजों को यहीं रोकते हैं, थोड़ा सा हम लोग आगे पढ़ेंगे। डेनिशों के बारे में एक बात यह है जो हमने आपको बताई दी थी कि डेनिश ज्यादा मामला है नहीं। इनकी पहली फैक्ट्री कहाँ थी भारत में, तो वो तमिलनाडु के त्रावणकोर में इन्होंने कारखाना खोला था। बाद में जब देखा कि भारत में बहुत सारी कंपनियां हैं और आपस में संघर्ष चल रहे हैं, तो ये अपना सब कुछ बेच बाच करके यहाँ से निकल जाते हैं। तो इनका कुछ मामला है नहीं। हमें मामला है फ्रांसीसियों का। तो जो फ्रांसीसी भारत में थे, फ्रांसीसियों का पहला कारखाना। अच्छा, इनके बारे में एक और कुछ 2-1 बातें हैं जो ध्यान रखनी है। जैसे फ्रांसीसी कंपनी का गठन जो है लुई 14वें के शासनकाल में कंपनी गठन हुआ। लुई 14वें का एक वित्त मंत्री था कोलबर्ट, जिसकी सहायता से इसकी कंपनी गठित की गई थी। फ्रांसीसी कंपनी जो है पूर्ण रूप से, ये जो कंपनी थी वो एक सरकारी कंपनी थी, या कहें राज्य के नियंत्रण में थी पूरी तरीके से। ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है पूरी तरीके से, और ये जो है सरकारी कंपनी है। उसके बाद उन्होंने सूरत में 1664 में कंपनी बनी थी। 1668 में इन्होंने सूरत में कारखाना खोला था। उसके बाद इन्होंने मसूलीपट्टनम में भी कारखाना खोला और कई जगह पर कारखाने खोले थे। अब फ्रांसीसी अपना विस्तार कर रहे हैं। अब देख रहे हैं कि सूरत में अंग्रेज भी हैं और फ्रांसीसी भी हैं, है ना, और ये अपना विस्तार भी कर रहे हैं। तो आगे चल करके अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में संघर्ष होगा, जो इस तरीके की चीजें बाद में इनके बीच में 3 युद्ध हुए हैं, जिनको कर्नाटक युद्धों के नाम से जानते हैं। और बाद में फ्रांसीसी पराजित होते हैं, और इसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरीके से भारत पर अपनी सत्ता स्थापित करती है। तो जो 3 युद्धों की बात होती है, फ्रांसीसी उनको कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध, ये ध्यान रखिएगा। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से लेकर के 48 के बीच, द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से लेकर के और 52 तक, तृतीय कर्नाटक युद्ध 1759 से लेकर के और 63 तक। इस तरीके से ये कर्नाटक युद्ध इसलिए कहे जा रहे हैं क्योंकि
कर्नाटक के एरिया में लड़े जा रहे हैं, उस क्षेत्र में लड़े जा रहे हैं। इन कर्नाटक युद्धों में एक तरफ अंग्रेज हैं, दूसरी तरफ फ्रांसीसी। तो एक तरफ अंग्रेज हैं, दूसरी तरफ फ्रांसीसी। पहला कर्नाटक युद्ध जो हो रहा है वो भारत की परिस्थितियों की वजह से नहीं, यूरोप में दरअसल इस समय सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ा हुआ है। मतलब फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में यूरोप में युद्ध चल रहा था, उस वजह से ये भारत में भी लड़ने लगे, क्योंकि भारत में भी इनके बीच विवाद की कंडीशन तो थी, तो ये भारत में भी लड़ने लगे थे। इन युद्धों में लगभग फ्रांसीसी, क्योंकि यूरोप में जो है युद्ध खत्म हो जाता है, तो इन्होंने भारत में भी युद्ध को खत्म कर दिया था। ध्यान ये रखना है कि पहला जो कर्नाटक युद्ध हुआ था, उस कर्नाटक युद्ध में एक्सला सापेल की संधि, एक्सला सापेल की संधि, इस संधि के माध्यम से ये युद्ध को खत्म कर दिया गया था। लेकिन ये जो दो कर्नाटक युद्ध हैं, इनकी पृष्ठभूमि भारत में तैयार होती है, और भारत में भी हैदराबाद और कर्नाटक को लेकर के। हैदराबाद में दरअसल हैदराबाद और एक तरफ है आपका कर्नाटक। कर्नाटक जो दूसरा तीसरा युद्ध है, इनकी पृष्ठभूमि भारत में तैयार होती है। अब जैसे कर्नाटक हैदराबाद है, तो हैदराबाद में दो शासक थे, एक का नाम है नासिर जंग, नासिर जंग, और दूसरे का नाम है मुजफ्फर जंग, मुजफ्फर जंग। कर्नाटक में दो लोगों के नाम ध्यान रखने हैं, चंदा साहब, चंदा साहब, और दूसरा है अपने मोहम्मद अली, मोहम्मद अली। तो कर्नाटक और हैदराबाद में उत्तराधिकार को लेकर के संघर्ष था। नासिर जंग शासक बनना चाहता है और ये भी शासक बनना चाहता है। तो इसी प्रक्रिया में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, जिसने भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, डुप्ले पहला गवर्नर है या पहला यूरोपीय है जो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप करेगा। इसने जो है, अब जैसे नासिर जंग की बात, हैदराबाद की बात हो रही है, तो अब ये मुजफ्फर जंग को डुप्ले ने अपनी तरफ कर लिया, कहा कि हम तुमको नवाब बनाएंगे, हमारी मदद करते हैं। इधर फ्रांसीसियों ने चंदा साहब के साथ एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि कर्नाटक में भी उत्तराधिकार को लेकर विवाद था, चंदा साहब शासक बनना चाहते थे, मोहम्मद अली भी उधर भी है। तो आप समझ रहे हैं, नासिर जंग जो है ये चला जाएगा अंग्रेजों के पास, ब्रिटिश के पास, और मोहम्मद अली भी अंग्रेजों के पास। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, इसमें मुजफ्फर जंग फा लगा हुआ है, फ्रांसीसी है ना, चंदा साहब फ्रांसीसियों के साथ में, कौन किसके साथ है ये ध्यान रखिएगा। तो उसी पृष्ठभूमि में ये दो युद्ध हो रहे हैं, और अंतिम रूप से इसमें फ्रांसीसियों की हार होती है, और फिर उसके बाद फ्रांसीसियों की सेना को कम कर दिया जाता है, व्यापार गतिविधियों तक सीमित कर दिया जाता है। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना पूरी तरीके से विस्तार करती है। तो उस इन दो युद्धों में भी संधि हुई है। जैसे कर्नाटक का प्रथम युद्ध हो रहा है, तो यहां जो है पांडुचेरी की संधि, पांडिचेरी की संधि इसके माध्यम से खत्म हुआ। और जो तीसरा युद्ध है ये हो रहा है पेरिस की संधि से, पेरिस की संधि। ये दरअसल यूरोप में फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच संघर्ष हो रहे थे, उन्हीं का परिणाम था, वही संधियां हो रही थी। तो आपको केवल ये संधियां ध्यान रखनी है कि एक्सला सापेल की संधि पहले कर्नाटक युद्ध के साथ हो रही है, पेरिस पांडुचेरी की संधि दूसरे कर्नाटक युद्ध के साथ हो रही है, और पेरिस की संधि जो है तृतीय कर्नाटक युद्ध के साथ हो रही है। मैचिंग के लिए इस तरीके से पूछी जाती है। और एक छोटी सी बात ये भी ध्यान रखना है कि हैदराबाद नासिर जंग, मुजफ्फर जंग, इन किस किस के साथ में है, और चंदा साहब और मोहम्मद अली। ठीक, आगे की बात है, एक छोटी सी बात और ध्यान रखनी है, वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास, वांडीवास का युद्ध ये हो रहा है 1760 में, बैटल ऑफ वांडीवास। और बैटल ऑफ वांडीवास हो रहा है, एक तरफ अंग्रेज हैं और दूसरी तरफ फ्रांसीसी। ठीक, इसमें अंग्रेजों की विजय हुई है और फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। वांडीवास के युद्ध के बाद, बैटल ऑफ वांडीवास हुआ है, उसके बाद जो है फ्रांसीसी पूरी तरीके से सीमित हो जाते हैं, और इसके बाद ब्रिटिश जो अपना विस्तार करेंगे। तो यूरोपीय कंपनियों से संबंधित जो बातें थीं,
अब इसमें मेंस का सवाल ये बन जाता है कभी कभार कि फ्रांसीसी क्यों पराजित हुए, ब्रिटिश क्यों विजयी हुए। तो उसके अपने कई कारण हैं, जैसे फ्रांसीसी कंपनी सहकारी कंपनी थी, सरकारी कंपनी थी जो निर्णय लेने में देरी करती थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी जो तुरंत निर्णय ले पाती थी। फ्रांसीसी कंपनी के पास नौसैनिक शक्ति कमजोर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नौसेना थी, नेवी थी, बहुत मजबूत थी। फ्रांसीसी कंपनी में जो है गवर्नर, योग्य गवर्नरों की कमी थी, क्योंकि डुप्ले के वापस जाने के बाद कोई ऐसा योग्य व्यक्ति नहीं आया जो फ्रांसीसियों को आगे बढ़ा पाए। दूसरा मामला, जब हम ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं तो यहाँ रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, इस तरीके के योग्य गवर्नर नजर आते हैं, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मामला आगे बढ़ता है। उसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है फ्रांसीसियों से आर्थिक रूप से भी आगे थी, क्योंकि इस समय कंपनी ने बंगाल विजय कर ली थी और बंगाल विजय से कंपनी को असीमित धन संसाधन प्राप्त हुए थे जो फ्रांसीसियों की कमजोरी का कारण बनेंगे। इस तरीके से फ्रांसीसी पराजित होते हैं। हमने यूरोपीय कंपनियों का सीक्वेंस देख लिया, यूरोपीय कंपनियों के कहाँ कारखाने थे ये भी देख लिए, और जो उनकी महत्वपूर्ण बातें थी उन पर भी चर्चा कर ली। अब जो है हम लोग आगे ब्रिटिश की बात करेंगे, उससे पहले हम लोग जो है यूरोपीय कंपनियों से आए हुए सारे के सारे सवाल, उन पर एक यूपीपीसीएस में उनको डिस्कस करेंगे कि कौन से सवाल आए हुए, जितना हमने पढ़ा है कोशिश करेंगे जितना हम लोगों ने जानकारी की वो